के सदस्य और आए हुए सभी बहनों और अतिथिगण सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारी संस्था की परंपरा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत ओमकार के साथ करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आंख बंद करके 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। उसके लिए मैं श्रीधर से निवेदन करती हूँ कि ओमकार का वीडियो चलाया जाए। थैंक यू श्रीधर। जैसा कि आज की सभा के अंदर खाली एकल के ही मेंबर नहीं हैं, बल्कि बैंगलोर के बाहर से भी और एकल को छोड़कर बाहर से भी कई संस्थाओं से लोग जुड़े हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक छोटा सा वीडियो के द्वारा हमारे एकल के बारे में सभी को थोड़ी सी जानकारी दी जाए। श्रीधर, एकल का वीडियो चलाया जाए। ये है ग्रामीण भारत का नया चेहरा जो अपनी ऊंचाइयों को छू लेने के लिए बेताब है। भारत के 80,000 से अधिक गांवों में बच्चों को एकल विद्यालय में जहां संस्कारित शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत टैब के माध्यम से डिजिटल साक्षर भी किया जा रहा है। लद्दाख के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को बौद्धि से हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो धरती के स्वर्ग कश्मीर में एकल ने शिक्षा के साथ कश्मीरी संस्कृति से भी बच्चों का परिचय कराया है। एकल विद्यालय में जहां खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर खेलों में इनकी प्रतिभा को खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले 34 वर्षों से एकल अभियान लद्दाख से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सेवारत है। अभी तक कोई 1 करोड़ से अधिक बच्चे एकल विद्यालय से शिक्षित हो चुके हैं और हजारों ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। आज एकल अभियान ने भारत के ग्रामीण निवासियों को सशक्त करने हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास अर्थात इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम को आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामवासियों के सशक्तिकरण की ओर अग्रसर एक ग्राम में एकल की एकीकृत पंचमुखी शिक्षा के द्वारा आज ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। उन्हें गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित व्यापार को समझाया गया। परिणाम स्वरूप आज एकल अभियान के ग्रामोत्थान केंद्रों से प्रशिक्षित हजारों किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने जीवन को सशक्त कर रहे। एकल के ग्रामोत्थान केंद्रों में हजारों ग्रामीण महिलाएं टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ रही हैं। अपने ही गांव में हथकरघा के माध्यम से भी इन महिलाओं ने अपनी आय के साधन को भी बढ़ाया है। एकल की आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण भारत में बीमारियों से बचाव के तरीके बताने आरंभ किए, जिसके फलस्वरूप ये ग्रामीण जागरूक हुए हैं और इनके आसपास का परिवेश भी स्वच्छ रहने लगा है। भारत के सुदूर क्षेत्रों में आरोग्य फाउंडेशन ग्रामीणों हेतु निशुल्क जागरूकता शिविर का आयोजन करता है और इसमें ग्रामीणों का चेकअप करके उन्हें निशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एकल अभियान में दूर दराज के युवाओं और बच्चों को डिजिटल साक्षर करने हेतु एकल ऑन व्हील्स नामक कंप्यूटर वैन को ग्रामीणों के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया है। इस कंप्यूटर वैन के माध्यम से ग्रामीण भारत के जिन युवाओं ने कंप्यूटर को कभी देखा तक नहीं था, उन्हें कंप्यूटर का प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को एकल ने एक नई उड़ान दी है। ग्रामीण भारत के युवाओं को देश प्रेम और समाज सेवा से जोड़ने के लिए एकल ने अपने द्वार खोल दिए। परिणाम अभियान ने ग्रामीण भारत के निवासियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर ग्रामीण भारत में फैली नशे की बुराई को भी समाप्त करने का सशक्त प्रयास किया है। आज ये युवा श्रीहरि के दूत बनकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
तो आइए और आप भी अनुभव कीजिए सशक्त होते, आगे बढ़ते, एकल के ग्रामीण भारत को। थैंक यू श्रीधर। अब मैं हमारी समिति अध्यक्ष कांता दी काबरा से निवेदन करती हूँ कि अपना स्वागत उद्बोधन दें। राम राम सभी को। जूम सभागार में जुड़े पदाधिकारी गण एवं जगह जगह से जुड़ी मेरी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बहनों को कांता काबरा का सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज इस जूम सभागार में हम जानेंगे जीवन अनमोल है, प्रेम और सम्मान से जिए। जीवन हमें उपहार स्वरूप ईश्वर से मिला है, इसे संजोना ही जीवन का असली जीवन जीना है। विश्व भर में बहुत ही ऐसी घटना देखने को मिल रही है और हो भी रही है। जीवन से हार मानकर जीवन जीना भूल जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही सम्मानीय और आदरणीय डॉक्टर अली ख्वाजा जी एवं MS पूर्णिमा जी जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हृदय से आभार। आपने हम सबका निमंत्रण स्वीकार कर हमारा उत्साह बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी है को देखते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुस्कुराते और आगे बढ़िए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। राम राम, जय भारत। थैंक यू कांता दी। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे की कार्य को शुरुआत करने के लिए आए हुए हमारे स्पीकर्स का परिचय दिया जाए। उसके लिए मैं रितु संचेती जी से निवेदन करती हूँ कि पहले पूर्णिमा जी का परिचय दिया जाए। रितु जी संचेती। रितु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सभी को एकल प्रणाम। पूर्णिमा जी आप बंजारा एकेडमी में प्रोग्राम डायरेक्टर है। पूर्णिमा जी बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक और प्रभावशाली पर्सनालिटी है, जिसकी मुस्कान हमेशा लोगों को आकर्षित करती है और जिनकी ऊर्जा हर माहौल को जीवन बना देती है। आपने लॉ में ग्रेजुएट और मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। पूर्णिमा जी ने अपना करियर मुंबई के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह से शुरू किया, लेकिन बैंगलोर आने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया की दौड़ से अलग होकर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने और दूसरों की मदद करने का मार्ग चुना। उन्होंने काउंसलिंग स्किल्स में डिप्लोमा और साथ ही साइकोथेरेपी में मास्टर्स की पढ़ाई की। आज वो एक फुल टाइम काउंसलर, ट्रेनर, मेंटर के रूप से सक्रिय है, जो जरूरतमंदों को इमोशनल सहारा देती है और साथ ही उन लोगों को प्रशिक्षित करती है जो काउंसलिंग और लाइफ स्किल्स की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रितु जी। अभी हम डॉक्टर अली के बारे में जानेंगे, जो कि एक अत्यंत सम्मानीय पर्सनैलिटी है और आप बंजारा एकेडमी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। संक्षिप्त में आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय को ध्यान में रहते हुए मुझे देना है। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इंजीनियरिंग किया है, IIT बॉम्बे से, और उसके पश्चात आपने साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर PhD किया है। लेकिन आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य था हमेशा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना,
उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने बंजारा एकेडमी की स्थापना की और आज लगभग 30 सालों से ज्यादा आप और आपकी संस्था बंजारा एकेडमी इस फील्ड में लगातार काम कर रही है। न केवल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में हर उम्र दराज के लोगों को आपने इमोशनल सपोर्ट दिया है। आपने कई तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में और न जाने कहां कहां अपनी सेवाएं दी है। जहां तक मुझे ध्यान है इसका कोई नंबर भी, डाटा भी नहीं होगा कि आपने कितने सेशंस लिए हैं कहां कहां। एक और चीज है कि आपकी इस इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की वजह से न जाने कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया, न जाने कितने परिवार टूटने से बच गए, न जाने कितने कपल्स जो कि डाइवर्स की लाइन में जा रहे थे वो डाइवर्स से छूटकर आज एक सुखद जीवन जी रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेंटल हेल्थ रिलेटेड कई टॉपिक्स पे बहुत सारी किताबें लिखी है। इन रेप्यूटेड पेपर डेक्कन हेराल्ड में नियमित रूप से आपके आर्टिकल छपते हैं और कई तरह की पुस्तकों में आपने अपनी लेखनी लिखी है। नियमित रूप से हर सैटरडे को आप फेसबुक पर लाइव आकर हर सैटरडे को एक नए टॉपिक पर फ्री जानकारी लोगों तक देते हैं और जिसमें कई हजारों लोग न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी जुड़ते हैं आपके इस जानकारी को सुनने के लिए। जहां तक मुझे पता है पिछले 15 साल में आपने कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं ली। ये मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज है और आज की सभा में उपस्थित सभी के लिए कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई लेकिन आपने अपनी क्लास को रद्द करना तो दूर की बात, कभी आप अपने सेशन में लेट नहीं पहुंचे या कभी अपने सेशन को पोस्टपोन भी नहीं किया और आपकी इसी अनुशासन और समर्पण जीवन एक हम सब के लिए अद्वितीय उदाहरण बनेगा। आज उसी को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बेताब हैं आपको सुनने के लिए। तो मैं यहीं पे और हम सब इसी के साथ में तालियों के साथ में आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर अली एवं पूर्णिमा जी। मैं श्रीधर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको पिन करिए, जब ये बोलते हैं उस समय आप इनको पिन अप करिए ना। थैंक यू। वी वेलकम टू डॉक्टर अली एंड पूर्णिमा। आप सबको राम राम और नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग इस विषय पर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जीवन को कैसे उस रास्ते पर लिया जाए जहां पर सब सुखी रहें, सब शांति के साथ रहें और सब आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करें। अब आप देखेंगे कि छोटे से छोटा बच्चा भी ये चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानकारी करूं, मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं जीवन के बारे में सीखूं, मैं दुनिया के बारे में सीखूं, मैं नए नए काम करूं, मैं ऊंचाई तक जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। ऐसे करते 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 बच्चे बड़े होते हैं और हम एडल्ट हो जाते हैं। हम सब जिनका जीवन अच्छा रहा है, जिनके साथ हालात अच्छे रहे हैं, हम यही जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म के साथ, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं कि जो भी अब हैं हम उससे कुछ आगे बढ़ें, कुछ और करें। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ, हमारा जो परिवार है उनके साथ अच्छे रहें, कैसे भी रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ जीवन का व्यवहार अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो आप बचपन ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में काफी कुछ चढ़ाव देखते हैं, कुछ सेटबैक्स देखते हैं, कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसी तकलीफ से गुजरते हैं जिसकी वजह से जो जिस प्रकार से एक बच्चे को खुशी खुशी बड़ा होना चाहिए वो नहीं होता है। कुछ ऐसे हालात ऐसे हो जाते हैं
और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ बचपन में होता है उसका निशान हमारे मन पर रह जाता है। लोग समझते हैं चलो ये बच्चे के साथ कुछ बुरी हालत हुई है, कुछ बुरे व्यवहार हुए हैं, अब वो हो गया ना, चलो आगे बढ़ जाओ, आप भूल जाओ। लेकिन ये नहीं भूला जाता, बच्चे के मन में ये रह जाता है। बच्चा बड़ा भी हो गया, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे बचपन में जो हुआ था ना, अब उसको क्यों दोहरा रहे हो, भूल जाओ यार, आगे बढ़ो। लेकिन वो मुमकिन नहीं है जब तक कि जो भी हालात हुए हैं उसको हम सुधारते जाएं। फिर हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद भी दोनों चीजें हैं, या तो हमको सब खुशियां मिलती हैं, हमको अच्छे हालात मिलते हैं, लोग हमारे साथ अच्छे रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे को चाहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ हालात अच्छे नहीं होते हैं। तो जिनके हालात अच्छे नहीं होते हैं वो कुछ मायूसी में आ जाते हैं, उनका तनाव बढ़ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लोग उनको समझ नहीं पाते। कोई समझिए ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, वो कुछ करना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि नहीं, उसका मन उचाट हो गया है। तो लोग क्या कहते हैं कि अरे देखो, ये लेजी हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन कोई उसके मन में झांक के देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि क्यों हुआ है। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो भी किसी व्यक्ति का व्यवहार हो, उसका क्यों हम जानना चाहें, कि उसकी वजह क्या है, कि ये व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे क्यों ऐसी हालत में आ गया है कि वो कुछ कदम नहीं चाह रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब तनाव आता है तो लोगों के साथ हालात बुरे होते हैं, कुछ हमदर्दी भी कर देते हैं लोग कि अरे देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और ये हुआ और वो हुआ। लेकिन जब वो तनाव हट जाता है तो लोग बोलते हैं अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, अब खुश रहो। लेकिन तनाव जो है वो पाइल अप होता जाता है। तनाव एक बार आकर चला गया तो वो स्ट्रेस पूरा चला नहीं जाता, उसके मन में एक घाव की तरह वो लगा हुआ रहता है। और ये हम समझने से हमको पता चलेगा कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लोनली हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, ये समझते हैं कि कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि कोई उसके साथ ना हो, कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में एक दो तीन चार पांच जितने चाहे उतने मेंबर्स होंगे, लेकिन मन में अगर उसके ये लोनलीनेस अगर आ जाए ना, एक फीलिंग आ जाए कि मैं एकांत में हूं, मेरा साथ कोई नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, इस बात पर हम ध्यान करें कि हम हमारे में हर व्यक्ति में एक चाह होती है कि दूसरे लोग, खास करके जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मुझे समझें कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूं, मेरे पर क्या बीत रही है, मेरे हालात कैसे हैं। अगर लोग समझते हैं मुझे तो मुझे हिम्मत आ जाती है और मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर कुछ ऐसे हालात हो गए जिसमें कि मैं ये समझूं कि मैं जो है वो हेल्पलेस हो गया हूं, मेरे पास कोई ऐसे मेरे पास प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसका कोई हल ही नहीं लग रहा है, तो क्या होता है कि मैं एक ऐसी फीलिंग में आ जाता हूं कि मैं हेल्पलेस हो गया हूं, मैं अपने आप को मदद नहीं कर सकता हूं और कोई मुझे मदद करने को तैयार नहीं है। अब चलिए मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ता हूं कि आगे चलकर हालात बेहतर होंगे, तो मैं उम्मीद होप के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं ये सोचता हूं कि शायद हालात बदलेंगे, मैं शायद भगवान पे भरोसा करता हूं, मैं चाहे दूसरों के
पास से कुछ उम्मीद रखता हूं कि कोई ना कोई आएगा और मेरी मदद करेगा, या किसी भी तरीके से कोई ना कोई कहीं से भी मेरे लिए कुछ एक राहत हो जाएगी, तो उस होप पर या उस उम्मीद पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये महसूस हुआ कि आगे चलकर भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और कोई अच्छी बात नहीं होने वाली है, तो तीसरा जो स्टेट आ जाता है मन का, वो ये है कि क्या मैं इतना वर्थलेस हूं? क्या मेरा जीवन कोई मतलब रखता है? जब मैं जीवन में हूं, जब मैं जिंदा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसी का भला कर रहा हूं? कोई मुझे चाहता है? किसी का काम मैं पूरा कर सक रहा हूं? डज एनीबडी नीड मी? किसी को मेरी जरूरत है या नहीं? अगर वो भी नहीं हुआ, तो इंसान में एक ऐसी भावना आ जाती है कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है, और उस समय आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। अच्छा, आत्महत्या के जब विचार आते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है, सुसाइड नहीं करता है, लेकिन उसका जो जीवन है वो इतना मायूस हो जाता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी हो जाती है कि वो सुबह उठ के ये सोचता है कि मैं कैसे दिन व्यतीत करूं। रात को सोते समय ये सोचता है कि मैं कल उठना नहीं चाहता हूं, मुझे भगवान उठा ले, मैं नहीं आगे जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब सोचे ऐसे लोगों के बारे में जो इस प्रकार के, इस तरीके के हालात तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक। कई ऐसे लोग हैं, हम जानते भी नहीं है कि कौन ऐसे हालात से गुजर रहा है। कभी आपने सुना होगा कि किसी ने सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और आपको शौक हुआ होगा कि हमको तो पता ही नहीं था कि यार ये ऐसा व्यक्ति है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि इसके हालात इतने बिगड़ चुके हैं, और क्या हुआ कि एकदम से ये कर लिया। लेकिन रिसर्च ने यह बताया है कि कोई व्यक्ति एकदम से मायूस होकर आत्महत्या नहीं करता, उसके हालात बिगड़ते 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 जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि वो सोचता है कि नहीं, अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए और मैं अपने आप को खत्म कर लूं। दूसरी चीज, एक व्यक्ति, अगर आपको पता चले मीडिया के जरिए से कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सुइसाइड या आत्महत्या कर ली, तो फॉर एवरी 1 पर्सन 5 या 10 ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं अपना जीवन खत्म करने के लिए, और 50 से 100 ऐसे लोग हैं जिनको ये फीलिंग आ जाती है, भावनाएं आ जाती हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि हम उन व्यक्तियों के बारे में सोचें, क्योंकि जो आत्महत्या कर ली और चला गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा है, जो हमारे बीच हैं, आसपास में हम जैसे लोग हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि वो किसी से उम्मीद नहीं रही उनको, किसी से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, और इतने हेल्पलेस हो गए हैं, इतने एकांत में हो गए, इतने लोनली हो गए हैं कि वो समझते हैं कि सारी दुनिया मजे में चल रही है, सिर्फ एक मैं ऐसे हालात में आ गया हूं। अगर हम थोड़े सेंसिटिव हो जाए ना, तो हमको पता चल जाता है। मैं आपको उदाहरण दूं, 2 4 ऐसे हालात के। एक तो ये कि जो डिप्रेशन में होते हैं, अगर आपको ऐसा पता चले कि आपके कोई जान पहचान वाला ऐसा है जो डिप्रेशन में चला गया हो, आप उस पर थोड़ा नजर रखिए। दूसरे ये कि जिनको कई चीजों से इंटरेस्ट हट जाता है। समझिए कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसको क्रिकेट में बहुत शौक था, हमेशा क्रिकेट की बात करता था, और आज आप देखेंगे कि वो क्रिकेट में कोई शौक रखता ही नहीं है। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं और वो तो हाँ ठीक है यार, जो भी होगा ठीक होगा, ऐसा भी होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी नींद उड़ जाती है, जो रात भर
उलट पुलट रहते हैं और जिनको नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती है तो मन की दिशा बहुत बिगड़ जाती है। दूसरे दिन वो उठेगा, उस अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मन में उसके बहुत ही हलचल रहेगी, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं है। तो जिनकी नींद खराब हो जाती है उन पर थोड़ा सा आप जो है नजर रखिए। उसी प्रकार से खाना पीना, जो व्यक्ति अच्छा मजे में आराम से खाता था, अब वो खाने से उसका बिल्कुल मन उठ गया है। जो रखा थोड़ा बहुत खा लिया, उसके बाद खाने का कोई उसको इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के साथ मामलात, अकाउंट सेटल कर देते हैं। अरे यार, मैंने तुमसे 500 रुपये उधार लिए थे बहुत दिन पहले, मैं चाह रहा हूं कि तुम वापस ले लो। आप बोले कब लिए थे, मुझे तो याद भी नहीं है हम तो लेते लेते हैं छोटे मोटे अमाउंट्स, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा उधार रह जाए। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे लिया था, मुझे पक्का याद है, तुम ये ले लो। या पैसे भी नहीं, मैंने तुमसे ये किताब ली थी, मैंने तुमसे ये चीज ली थी, ये मेरे पास रह गई है, तुम वापस ले लो। तो सेटलिंग अकाउंट जिसको कहते हैं हम। या अपनी चीजें दूसरों को दे देना, जो चीजें उनको बहुत प्यारी थी, जिसको जिनको हम संभाल के रखते थे, वो दूसरों को दे रहे हैं कि तुमको काम आएगी, मेरे को क्या जरूरत है इस चीज की, तुम ले लो। रिस्क टेकिंग ना, ऐसे काम करे जिसमें के रिस्क होता है उस प्रकार के कोई इंसिडेंट्स अगर आप नोटिस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं छोड़ो यार, समझिए आप, कहते हैं कि जनवरी में मेरे कजन की शादी हो रही है मैसूर में, चलो हम सब मिलके जाएंगे, तुम जनवरी की 20 तारीख को अपने आप को फ्री रखो, हम 2 दिन मैसूर जाके अच्छा घूम फिर के आएंगे। और ये व्यक्ति कहता है अरे यार, किसने देखा है यार जनवरी कब होगा, क्या होगा, देखेंगे जब का जब, अभी से क्या प्लान करना है जनवरी के बारे में। अब मैं आपको जो इतने सारे जो एग्जाम्पल या उदाहरण दे रहा हूं ना, उनमें से एक को मत पकड़ के बैठिए आप। जो लोग बिल्कुल जीवन से मायूस हो जाते हैं, उनका एक पैटर्न बनने लगता है। वो ये आप देखेंगे कि एक बार ये कर रहे हैं, एक बार वो कर रहे हैं, एक बार वो कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है, इसमें से अगर आपको एक 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 करके कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हम उनके साथ जुड़ जाएं और क्या करें। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है कि हम क्या करें। उनके साथ ठीक है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, अब बहुत मायूस हो गया है, डिप्रेशन में हो गया है, या जो कुछ भी हो गया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने आप के बारे में बोलने पर एनकरेज कीजिए आप। ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, कैसा हो रहा है, कल क्या किया तुमने, रात में बराबर सोया या नहीं, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, या तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जो भी है आप उनसे पूछते जाइए। और धीरे धीरे करके उनके भावनाओं के बारे में पूछते जाइए। इस चीज से आपको बहुत शौक हुआ क्या, ये जो आप हालात से गुजरे, वो जो हुआ आपके साथ, उससे आप थोड़ा मायूस हो गए हैं क्या। वो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तो आप में एक गुस्सा है, क्या आप गुस्सा अभी तक महसूस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। इस प्रकार से उनको अपनी भावनाएं बाहर लाने पर एनकरेज कीजिए आप। जैसे व्यक्ति अपने आप के बारे में बात करने लगता है, तो उसका जो रिस्क है सुइसाइड का या आत्महत्या का, वो कम होता जाता है। होते होते अगर वो बहुत ही मायूस है, तो उससे ये भी पूछ लीजिए, क्या तुमको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में अब आगे कुछ नहीं है बचा है, कोई तुम्हारे फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं है। अगर वो हाँ कहे, तो आप उसके साथ काम कीजिए। क्या कीजिए, इतना ही कि उसको बोलते जाइए कि आगे चल के क्या हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, अगर
कोई ऐसा हो कि जिसकी बूढ़ी माँ है, तो आप उन्हें बताएं कि देखिए, आपकी माँ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो काफी बूढ़ी हो गई हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल सकती हैं, उनको आपकी जरूरत है। अब वो कितने दिन जिएंगी, कब तक रहेंगी मालूम नहीं है, लेकिन उनको जब तक भी हैं वो आपकी जरूरत है उनको। या आपका बच्चा है, अभी बच्चा बड़ा नहीं हुआ है आपका, उस बच्चे को आपकी जरूरत है। तो जब एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि किसी को मेरी जरूरत है, तो उसको ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मेरा इस धरती पर रहने में कुछ मतलब है। वहां से शुरू होता है कि धीरे 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 आप उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। दोस्त जितने भी उसके मित्र हैं, जो कुछ भी हैं, उनको कहिए कि साथ इसका रहें। कई बार ऐसे लोग जो इस स्टेज पर आ जाते हैं कि जहां वो ये महसूस करने लगते हैं कि मेरा जीवन बेकार हो गया है, उनको हम खींच के ला सकते हैं। हम जो उनके मित्र हों या उनके परिवार वाले हों या जो भी हों, आप उनके लिए, आप पड़ोसी हों उनके, हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें और आगे बढ़ें, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चैट बॉक्स पे हमने अपना टेलीफोन नंबर्स दे दिए हैं। अगर किसी समय पर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, मैं कैसे मदद करूं किसी की, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे केस बाय केस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन एक जीवन भी अगर हम सुधार सकते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। हमको एक ऐसा महसूस होता है कि हमने भी कुछ कर दिया। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं ना, वो बेहतर होती जाती है। तो इसलिए ये मेरी विनती है आपसे कि हम सब मिलकर इस चीज पे आगे बढ़ें। कैसे क्या, हम जो भी कर रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, और आपसे भी पूछेंगे क्या है। आपके भी कोई प्रश्न है या कमेंट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए या आप प्रश्न पूछिए, हम हैं आपके साथ। हम सब मिलकर, आप और हम और जितने आपके जान पहचान वाले हैं, आपके सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, सब मिलकर एक एक ऐसा एक एक्टिविटी आगे बढ़ाएं जिससे कि हमारे आसपास के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो जवान हों, जो भी हों, ये हमारी इच्छा है। तो आगे के लिए मैं आपको, हम मेरी जो साथी हैं हमारे डायरेक्टर मिसेस पूर्णिमा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपसे आगे बढ़े। नमस्ते। तो ये इतना एक सेंसिटिव टॉपिक पे जो हमने टॉक के लिए इनवाइट किया है, आई थिंक आई एम वेरी, आई रियली अप्रिशिएट दिस कि काफी सेंसिटिव है ये टॉपिक। और लेकिन जैसे डॉक्टर अली ने भी कहा कि अगर कोई एक आत्महत्या करता है तो 5 ने प्रयत्न किया है और तकरीबन 100 लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा। तो आपके मन में क्या शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, मैं आपके साथ हूं। तो हम आगे बढ़ेंगे। आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। जब भी आप अगर समझो किसी से अगर आप बात करते हैं और अगर वो ये कहते हैं कि बस यार और नहीं होता है आजकल, कितना बोझ उठाएं, ठीक है कल किसने देखा है, ऐसे नहीं कि वो सब ये चारों वाक्य एक साथ कहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ये हल्का हल्का उसका अगर कोई ऐसा सेंस करते हैं कि वो इस तरह के कुछ एकदम हताश होके कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई ये भी कहे कि बस अभी क्या जी के क्या करना है, तो हम यूजुअली क्या कह देते हैं, नहीं 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 ऐसा क्यों करते हैं, शुभ शुभ बोलो, ऐसे कुछ नहीं होता, वैसे कुछ नहीं होता, डोंट टेल लाइक दिस, दैट इज नॉट द वे। नहीं, आप उनको ये बोलिए ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं कोई लाइफ में एक सीरियस ऐसा कुछ एक एक्शन ले लूं, मैं जो सोच रहा हूं कि क्या दुख हो सकता है या ऐसी क्या बात हो सकती है कि तुम इतने हताश हो,
सो एनकरेज देम, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए कि जिससे उनका मन ये करे कि वो किसी एक इंसान में वो विश्वास रखे और बात करे, और ये कहे कि नहीं यार अभी क्या है, क्या हो गया भैया, दुखी हो, कुछ बात हो गई, थोड़े नाराज हो क्या, कुछ बता दो, होगा तो देखता हूँ मैं, अगर कुछ होगा तो थोड़ा कुछ मदद कर देता हूँ, या फिर मेरे से जरा कुछ बात कर लो ना तुम। तो बात करने से तकरीबन 70% जो उनका जो टेंशन होता है वो कम हो सकता है। तो एनी क्वेश्चंस, मैं हूं आपके साथ, तो मैं भी बात करते रहूंगी, लेकिन उसके साथ मैं आपका प्रश्नों का भी वेट करूंगी। तो आज जो हम ये टॉपिक बोल रहे हैं, जिसपे उसका मेन यानी कि मकसद ये है कि हमको जो भी हो, कई बार देखिए हम सब में जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी एकदम हूबहू उठाते हैं, लेकिन हमको उनको अपने जीवन की एक राह या जीवन में एक मकसद हमको दिलाना है, जिससे उनको ये लगे कि लेट मी नॉट टेक अ वेरी ड्रास्टिक, यानी कि एकदम शॉकिंग स्टेप ना ले लो। रितु जी, रितु जी हैज रेज्ड हर हैंड। हाँ, तो देखिए अगर जब कोई डिप्रेशन में है लेकिन वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाने को रेडी हैं और ना या ही वो एक्सेप्ट करते हैं, तब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों को क्या, वो एक टेंशन सा हो जाता है, अरे डॉक्टर के पास चले गए, वो दवाइयाँ देंगे, या फिर एक दवाई के बाद वो बोलेंगे एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, वो करो। अपना अपना कुछ एक ऐसा टेंशन और एक डर होता है लोगों के मन में। तो हमको पहले वो समझना है कि ऐसी क्या बात है जिससे उनका मन ही नहीं कर रहा है कि वो अपने आप को हेल्दी बना ले। सबसे पहला हमको वो करना है। और उसके बाद में अगर वो बोलते कि नहीं मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि भैया आप कोई एक अपने फिजिशियन के पास चले जाइए। जरूरी नहीं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जब हम बोलते हैं लोग बोलेंगे कि मैं क्या पागल हूं कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं। तो yes, what you're telling is right, that not every depression leads to suicide. You are absolutely right. तो मैं उसका भी जवाब एक साथ दे दूंगी कि हर डिप्रेशन का जो केस है वो सुसाइड में नहीं जाके रुकता है, लेकिन चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके मन में कोई उम्मीद ही नहीं होती है जीने की। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको ये लगेगा कि चलो भी तो नहाने का भी मन नहीं कर रहा है, खाने का भी मन नहीं कर रहा है, रात में नींद भी नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के अंदर जो खुद के बारे में जो एहसास होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो कम होता है, या बचपन में ऐसा कुछ एक ऐसी कोई घटना घट जाती है कि वो उनके मन में इतना एकदम प्रभावित हो जाता है दैट दे फील कि मैंने कुछ अपराध किया है या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे मुझे अभी जीने की कोई चाहना नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जितना हो सके हम उनको पहले बात करवा देंगे, और उनके बाद में कोई डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएगा, उसके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, डर है, गिल्ट है, गुस्सा है, या उनको ये लग रहा है कि शायद डॉक्टर के पास जाने से और चीजें खराब हो जाएंगी, तो हमको उनको हौसला देना है। और जितना हम उनसे हौसला देंगे, यानी कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहें वो तो एक है, एक कदम है, उसके पहले अगर कोई काउंसलर या कोई ऐसा बुजुर्ग हो जिनके साथ वो बात कर सके, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस हो, वी हैव टू अलाउ दैट पर्सन कि वो उनके पास चले जाएं। Not necessary every depression leads to this. What if they don't want to accept the fact that they are slowly falling into depression? What if they are scared? हाँ, उसी का भी मैंने जवाब दिया है कि अगर हम उनसे ये कहें, देखो अगर अभी आपको फ्रैक्चर हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम टूटे हुए पैर से नहीं चलते हैं, या फिर अगर किसी को थोड़ा
स्टमक अपसेट होके डिसेंट्री हो गया, लूज मोशन हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम उसी में नहीं बैठते, वी गो टू द डॉक्टर। तो लाइक दिस, अगर आप किसी को अगर आप ये पूछेंगे कि भैया तबीयत कैसी है, तो वो कह देंगे कि थोड़ा जुकाम है, कोल्ड है, कफ है, ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, तो सबसे पहले लोग बोलेंगे क्यों, मैं क्या पागल हूं, क्या समझ रहे हो, मानसिक स्थिति क्या है। तो जब हम ये मेंटल हेल्थ कहते हैं ना, तो लोगों के अंदर एकदम शंका आ जाती है कि ये व्हाट इज दिस, ये मानसिक स्थिति क्यों पूछ रहा है, क्या मैं कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा हूँ जिससे मैं थोड़ा क्या पागल जैसे बिहेव कर रहा हूँ, या थोड़ा कुछ अलग बिहेव कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस, यू नो। तो इसके लिए जो हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, तो अगर हम लोगों से अगर ये कहें कि मेंटल हेल्थ आपका कैसा है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछिए अरे पिछली बार आपको फ्रैक्चर हुआ था क्या हो गया, हार्ट अटैक हुआ था क्या हो गया, वो आपको सही सही जवाब देंगे। दैट इज द डिफरेंस कि फिजिकल हेल्थ आज भी मायने रखता है, लेकिन मेंटल हेल्थ चाहे वो इतना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन लोग उसके बारे में बात करने में, वार्तालाप करने में अभी भी काफी उनको थोड़ा झिझक महसूस होता है। बिकमिंग वेरी टॉकेटिव इज ऑल्सो साइन ऑफ डिप्रेशन, नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि हम कुछ लोग वो बातूकी होते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, सब करते हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि जो ज्यादा बातूकी होते हैं वो डिप्रेशन में है, यानी कि हम उनको एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, हमने उनको अभी एक लेबल दे दिया है। तो जो भी थोड़ा ज्यादा बात करेगा, हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि अच्छा अच्छा शायद ये डिप्रेशन में है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जो बातों की लोग होते हैं उनको शायद डिप्रेशन हो, ऐसा नहीं है। एट वॉट एज डज, इनफैक्ट अभी तो सुसाइड की जो एज है वो स्कूल बच्चों में भी हो गया है, क्योंकि वो अजीब किस्म का एक तनाव महसूस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, बहुत सारा तनाव महसूस करते हैं वो। तो उसमें और पीयर प्रेशर जो हम बोलते हैं, यानी कि उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे पास ये है तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये है मेरे पास ये नहीं है। तो जब ये हर वक्त रोजमर्रा की जिंदगी में जब ये चलते रहता है कि तेरे पास ऐसा क्या है, नहीं मेरे पापा ने मुझे ये फोन लाके दिया, हम तो यहाँ फला फला जगह चले गए बाहर खेलने के लिए, मेरा ये जो ड्रेस है ये तो ब्रांडेड है, हम तो इस मॉल से लेकर आए, तू तो वो किराने की दुकान से तुम्हारे घर में चीजें आती है, हमारे घर में बिग बास्केट से आती है, छोटी छोटी चीजें। और उस पर अगर घर का माहौल बहुत स्ट्रांग ना हो, तो हो सकता है कि बच्चे थोड़े पीयर प्रेशर में आ जाए। तो ऐसा कोई उम्र नहीं है, लेकिन उम्र घटती जा रही है कि जब लोग आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। आई थिंक इसका मैंने कहा है, हाउ डू वी कन्विंस समवन हु इज रिलक्टेंट टू सी ए साइकेट्रिस्ट और एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आप उनसे अलग अलग, आप उनको चॉइसेस दीजिए। आप उनसे ये कहिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर थोड़ा कुछ हेल्प आ जाए। जी देखिए, बात ये है ना कि कोई भी चीज हो अगर हम दिल से करें, और अगर हम उस इंसान को मद्देनजर, दिमाग में मद्देनजर रखें और हम आगे बढ़े, तो उनको ये लगेगा कि हाँ, ये जो है, ही इज इंटरेस्टेड इन माई वेलफेयर, ये थोड़ा कुछ ऐसे लग रहा है कि जो शायद मेरे बारे में सोचेगा, शायद थोड़े मेरा वेलबींग के बारे में सोचेगा। और अगर वो हो, तो कोई भी इंसान हो, वो थोड़ा अपने आप को खोल पाएगा और बात करेगा। तो दैट वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। और वो जरूर, अगर हम भी सडनली आप बोले कि चलो साइकेट्रिस्ट के पास चलो, क्योंकि वो क्या है, साइकेट्रिस्ट यानी कि एक हवा की तरह हो गया है, कह रहे साइकेट्रिस्ट यानी कि मैं पागल हूँ, यानी कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, यानी कि हो गया अभी तो मेरे ब्रेन में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। अगर वो हम उनको थोड़ा हौसला दिलाएं कि नहीं भैया, सबसे पहले चलो हम कोई फिजिशियन के पास चलते, जो आपका फिजिशियन है उनसे हम बात कर लेंगे, उनसे हम पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है, शायद कुछ नहीं, शायद विटामिन डी की कमी हो जिससे तुम थकावट महसूस कर रहे हो, या थोड़ा मिनरल्स की कमी हो जिससे तुम थकावट महसूस कर रहे हो। उसके बाद में कुछ चाहिए तो हम देखेंगे। और जिस तरह कि हम डायबिटीज हो
तो हम लोगों को कहते हैं ना, भैया शुगर मत डालना, मुझे डायबिटीज हो गया है। नमक कम डालना, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है। या फिर मैं तो फ्राइड नहीं लूंगा, आप उसको ब्रेड को बगैर घी के टोस्ट करके दीजिए, मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो गया है। ये सब चीजें हम बहुत आसानी से हम बोल देते हैं लोगों को। लेकिन अगर ऐसे कोई चीजें होती है तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। वो जो चीज है उसको भी हमको तोड़ना है। यस, डिप्रेशन डज लीड टू वीकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑल्सो, क्योंकि उससे खाने पीने का मन नहीं होगा। लोगों से जो चीज हम करते हैं, जो हम पसंद से करते थे, वो हमको अभी इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है। और अगर यानी कि नहाने का मन नहीं करेगा, कोई अगर आ भी जाए तो हम उनसे घुलना मिलना नहीं चाहेंगे। तो ये सब थोड़े साइंस हो जाते हैं, जिससे हमको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं चल रहा है, कुछ थोड़ा हट के चल रहा है, क्या हम थोड़ा समझ लें कि क्या है। Till today, nothing is cleared for what is the reason, how we should know situation in advance. Yeah. देखिए, कई अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने इतना सडनली कर लिया, हम सबको ये पता ही नहीं चला। ऐसे नहीं होता है। अगर थोड़ा हम उस बात पे अगर हम गौर फरमाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो हमको थोड़े 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 सिग्नल्स मिल जाते हैं कि अरे हाँ, उस वक्त उसको थोड़ा वो काफी नाराज हो गया था, या फिर जब उसकी मम्मी ने कुछ उसको सबके सामने डांट दिया था, तो उसको एकदम ऐसा शर्मिंदगी महसूस हो गई थी। या फिर जब उसको कंपेयर किया गया लोगों के साथ कि तुम तो बेफजूल सब करते हो, तुम तो लूजर हो, तुम तो अभी क्या है, कुछ नहीं है, तुम में कोई काबिलियत ही नहीं है। जब अगर हम बच्चों को ऐसे लूज स्टेटमेंट जो हम कहते हैं, अगर जब हम ये बोलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मन में ये आ जाता है कि शायद मेरे में कोई काबिलियत ही नहीं है। और वो एक किस्म का वो बेचैनी महसूस करते हैं, और उनके अंदर कोई क्या बोलते हैं, एक मैं बेकार हूँ, महत्वहीन हूँ, ऐसे एक फीलिंग्स आ जाते हैं। और वो फीलिंग्स में रहना अच्छी बात नहीं है ना। तो यानी कि वो बच्चे ने या जो भी हो, उन्होंने कुछ कुछ सिग्नल्स तो जरूर दिए होंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जानकारी इन सब चीजों में थोड़ी कम है, तो मैं पेरेंट्स से भी कहूंगी कि वो प्लीज गिल्टी ना फील करें, क्योंकि हमारी जानकारी कम है, और हम ऐसे सब टॉपिक्स पे बोलते भी नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि नहीं, शुभ शुभ बोलो, चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता है ना, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा ये सिग्नल्स अगर ले लेते हैं, तो फिर अच्छा हो जाता है हम लोग को। वो बच्चे अपने आप को, अगर हम उनको ये क्या बोलते हैं, लाचार, या वो अपने आप को नाकाबिल नहीं समझेंगे, तो उनका जो सेल्फ एस्टीम कहते हैं हम, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द एडल्ट्स, टू मेक द चाइल्ड फील कि मेरे अंदर जो है काबिलियत, उसका मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे पास। Kids are running behind brands. They are spending most of the time with their friends, what they saw with their friends. They want, but all parents can't afford. What should we do in this situation? देखिए, बच्चे हैं ना, वो एक कोरी किताब होते हैं। वो अम, सुन के इतना नहीं सीखते हैं जितना वो देख के सीखते हैं। तो हमको खाली ये ध्यान में रखना है कि ये सीखे कहाँ से हैं। और हर वक्त हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो दोस्तों से सीखे होंगे या स्कूल से सीखे होंगे। ऐसा हुआ हो सकता है कि शायद घर में ही कोई ऐसा हो, बड़े बुजुर्ग हो, जिन्होंने ये कहा हो कि अगर कोई चीज क्वालिटी वाली नहीं है तो हमको नहीं चाहिए, और जिंदगी जियो तो क्वालिटी वाली जियो, कपड़े पहनो तो क्वालिटी वाली पहनो, खाओ, नहीं नहीं ये कचरा क्या खा रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, ठीक ठाक खाओ। तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि ब्रांड और क्वालिटी एक साथ है। तो अगर हम उनको वो साधारण जीवन सिखाएं, जैसे जिसको हम मिनिमल कहते हैं, मिनिमल रहना, अगर हम सिखाएं, और एज एडल्ट्स हमको एक रोल मॉडलिंग करना चाहिए कि वो हमसे प्रोत्साहित हो कि हाँ, ये ब्रांड नहीं है लेकिन इसका क्वालिटी बढ़िया है। तो वो हमारे ऊपर थोड़ा निर्भर होता है कि हम एज एडल्ट्स कैसे उनको एक रोल मॉडलिंग करके हम एक उदाहरण रखें। दैट इज आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। और सही है कि सब पेरेंट्स
नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, कोई बात नहीं। ये बात इसमें अफोर्ड करने की नहीं है, ये बात इसमें बच्चे के साथ कम्युनिकेशन की है। कि हाँ बेटा, उनके घर पे उन्होंने बड़ी वाली गाड़ी ली है। हमारा जो स्टैंडर्ड है, 4 पहिए होने चाहिए तुमको गाड़ी के लिए। तो हमारी जो गाड़ी है वो 4 पहिए वाली है, और हमारे को सुकून है, हमारे साथ खुशी है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। दैट इज द मैसेज, संदेशा जो हमको बच्चों को देना चाहिए। ताकि क्या है ना, कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, द विनर ऑफ अ रैट रेस इज अ रैट। अगर चूहे की जो दौड़ है जो लगी हुई है, उसमें जो जीतेगा वो चूहा ही जीतेगा, वो तो शेर तो नहीं जीतेगा। इफ वी गिव देम दोज काइंड ऑफ रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन एग्जाम्पल्स, थोड़ा देर से ही शायद बच्चा समझे, लेकिन वो जो सीखेगा वो अपने जीवन में अंत तक के लिए सीखेगा। वी हैव टू रेडी चिल्ड्रन। यस, कम्युनिकेशन गैप लीड्स टू डिप्रेशन। हम अगेन ऐसा नहीं कह सकते कि हर कम्युनिकेशन गैप डिप्रेशन में ही जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर किसी को थोड़ा डिप्रेशन हो, तो ये रिवर्स वर्क, कि अगर हम कम्युनिकेशन का जो भी जरिया हो, अगर हम ये कहें कि नहीं वो तो बात भी नहीं करता है, वो तो अकड़ के बैठा है, हमको नहीं जाना उसके पास, तो देन ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि हम उस इंसान को मदद नहीं कर पाएंगे। कई बार हम जैसे बोलते हैं ना कि चीजों पे जोर नहीं लगाइए, थोड़ा ऐसे हल्का हल्का रखिए, ताकि हर चीजें थोड़ा उड़े, थोड़ा नीचे आए, अपने तरीके से वो आराम से जाए। हम जोर लगाएंगे तो हर हम भी बैठ जाएंगे, वो चीज के ऊपर भी बैठ जाएंगे। तो अगर हम एक अपने आप को एक थोड़ा हल्कापन दे दे, और अपने वातावरण में भी एक हल्कापन लेकर आ जाए, कि जिससे वो भी बात करे और कहे कि पता नहीं यार, आजकल थोड़ा मैं ऐसे सैड महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है। तो दे शुड बी एबल टू ऑल्सो ओपन अप, और हमको भी थोड़ा वक्त। कई बार तो आप एकदम अचंभित रह जाएंगे कि हम एक 5-10 मिनट भी अगर किसी से बात कर ले, वो इतना ओपन हो जाते हैं, और ये कह के जाएंगे कि पता नहीं भैया तुमने क्या किया, लेकिन आज मजा आ गया, मुझे हल्का लग रहा है, चलो मैं निकलता हूँ। ये आप कई बार देखेंगे। तो लेट अस हेल्प पीपल इन दैट सिचुएशन, ये मेरा कहना है। राइट, दिस पीयर प्रेशर इज बिल्डिंग स्ट्रेस, हाँ वो तो है। और लेकिन क्या है ना कि हम भी एज एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। और सोसाइटी में इतनी सारी चीजें आजकल अवेलेबल भी हैं, चाहे वो करियर हो, चीजें हो, कुछ भी हो। आप साबुन बोलिए, टूथपेस्ट बोलिए, पिज्जा बोलिए, आप एक चीज बोलिए, 3 महीने में कोई नया चीज आ जाता है। तो बच्चों को उतनी सारी वैरायटी है, तो ऑब्वियसली पेयर प्रेशर होने का भी चांसेस ज्यादा है। और पहले एक घर में यानी कि 6-8-10 बच्चे होते, तो जो मेरी बड़ी दीदी है उसके कपड़े मुझे आ जाते, मेरे कपड़े मेरी बहन को चले जाते। अगर आज कोई कहता है कि अरे मेरा टी शर्ट है तुम ले लोगे, पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको क्यों चाहिए किसी और का टी शर्ट। पहले ऐसे नहीं होता था, मेरे दोस्तों के शर्ट्स हम पहन लेते थे, हमारे शर्ट्स फ्रॉक्स हमारे दोस्तों के फैमिलीज पहन लेते थे। एंड वही एक ही फ्रॉक वो 6-8-10-12 बरस चलते रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ना ना, हमको क्या करना है, हम क्यों किसी और का ले ले, हमारे में क्या काबिलियत नहीं है कि हम पैसे देके हमारे बच्चे के लिए ले, एक ही तो बच्चा है। पहले ऐसे नहीं होता था ना, मासी के बच्चे, बुआ के बच्चे, सब के सब हम एक ही साथ रह जाते थे घर पे। छुट्टियां होती तो सब एक ही साथ 15-20 जन तारों के नीचे सो जाते हैं रात में। अभी ऐसा नहीं है, एसी चाहिए, रूम चाहिए, है थोड़ा माहौल भी बदल गया है फैमिली का। तो इसीलिए हमको एक रोल मॉडल होके, एक भी अगर जैसे हमने कहा है कि ये जीवन अनमोल है, इवन इफ वी कैन सेव वन लाइफ एंड आइडेंटिफाई कि कौन कितने एक तकलीफ में है, हम कई सारी जिंदगियां संवार सकते हैं। हाँ, तो किड्स और पेरेंट्स हु फील लो अबाउट वन सेल्फ। अभी हम क्या होता है कि इंडियन सिनेरियो में मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज होते हैं, उनको जो इसको हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं, कि हम अपने बारे में ऐसे ऐसे फक्र नहीं महसूस करते कि हाँ मैं हूं, क्योंकि हमको बचपन से ही ये सिखाया गया है दैट
नहीं, तुम ज्यादा ऐसे उछलो नहीं, ऐसे तुम अपने आप के बारे में तुम ज्यादा नहीं सोचना। लाइफ में हमको सिंपल होना है लाइफ में। लेकिन जो मेल्स होते हैं, हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे। हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि भाई नहीं, तुम अपने आप तुम स्ट्रांग रहो, तुम आगे बढ़ो। तो वो एक डिफरेंस जो हमारी सोसाइटी में हो गया है, उससे ज्यादातर क्या होता है कि फीमेल्स में ये लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। तो उसके लिए वो जो एक बार हो जाता है, उसको नॉर्मल में लेके आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो जो उनके आसपास अड़ोस पड़ोस में जो भी हो, वो अगर थोड़ा ध्यान रखे, उनसे ये कहे कि तुम्हारी क्या क्या चीजें हैं जो तुम अच्छा करती हो, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम शेयर करेंगे कि अरे तुमने जो कविता लिखी है ये तो अच्छी लिखी है, आज तो चाय क्या बढ़िया बनी है। स्मॉल स्मॉल। और तुम जैसे वो आए, तुमने फैन का स्विच ऑन किया और उनसे पूछा आंटी आपके लिए पानी लेकर आऊं, और उनको आप ये बताएं कि देखो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम अपने बारे में ऐसे ज्यादा हाई नहीं सोचती हो, अपने बारे में तुमको थोड़ा रिस्पेक्ट, अपने खुद के बारे में थोड़ा रिस्पेक्ट कम है, ये थोड़ा तुम ध्यान में रखो। और अब उसके हिसाब से तुम अपने आप के साथ और दूसरों के साथ बर्ताव करना। तो वी शुड ब्रिंग इट एंड टेल दैट पर्सन कि मैं ये महसूस कर रहा हूं तुम में, क्या हम मिलके काम कर सकते हैं इस तुम्हारे बिहेवियर पे। एंड देन यू स्लोली वर्क, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमको कुछ भी शॉर्टकट में नहीं करना है। जो भी हम करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ताकि अगले 15 20 30 बरस भी ये जो हमने आज शुरू किया है ये तब तक काम में आना चाहिए। Okay, so there we are, Anita. Thank you so much for this opportunity. And जेनी मेरी कलीग आज जो यहाँ पर स्टूडियो में है, उन्होंने हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। बेझिझक आप हमारे एकेडमी में फोन कीजिएगा, कोई भी बात हो। ये भी एक बात होती है, किसी को कुछ भी हो, छोटी मोटी चीजें हो, अगर वो आपको ट्रबल कर रही हो, वो आपके लिए बड़ी बात है। बस चाहे दूसरे कोई कुछ भी कहे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, डोंट वरी अबाउट इट। इफ इट इज ट्रबलिंग यू, वी आर देयर फॉर यू। So with this, I end our today's talk. Thank you so much, Anita. Over to you. Thank you so much. Thank you, Purni. It was nice to hear you and Ali after a long time. Most Yes. welcome. अभी और किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम 2 मिनट और ले सकते हैं, अगर कोई हैंड रेज है। जस्ट लास्ट 2 more minutes. सरिता दी, आप बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इज देयर एनी परसेंटेज वेदर men or women are more into depression, or it can be anybody who No, is no. more into this situation? No, ऐसा कुछ नहीं है that it can be only men or it can be only women. What we should keep in mind is that it is that one human being who needs attention. So I would not know the percentage, Sarita ji, but my only request would be that whoever it is, if that one human being is helped, it means one जीवन अनमोल है and one life is helped. So my question why was this, because nowadays the type of change of generation and gender, and like ladies are more into working and all that. So does it happening more with the men's also, because competitively gender wise, do you go through such situation? Yeah, more men's are coming, or it's all the almost? Yeah. No, we don't look into statistics like this, but it'll also possibly be a shock for you to know that more and more youngsters are also getting into this. But as I'm telling that whoever be it, if we can reach out, it will do a world of good to them. That's true. Yeah. Thank you. मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे एक रिलेशन में जो पर्सन है उनको 5 6 ईयर से वो डिप्रेशन में है, और हम लोगों ने उनको निकालने के लिए बहुत कोशिश करी,
मगर वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं? हाँ, क्योंकि ये है 5-6 ईयर्स से, और शायद थोड़ा डीप हो सकता है। आई वुड से कि इसको हम एक स्पेशली ऑन अ 1-to-1 काउंसलिंग सिचुएशन लेके हम देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ तक लेकर आई हैं ये बात। नहीं, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं। कोई बात मतलब नहीं, वो अपनी वाइफ से, बच्चों से वो रूम में ही रहते हैं। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, चलो अभी तो उनकी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उनके जो जान पहचान के, जैसे अगर वाइफ हो, बच्चे हो, कोई तो एक बंदा बंदी होगी जिनको वो एटलीस्ट, ठीक है मुझे खाना लाके दो कहता है बस, या मुझे यस। पानी लाके दो, आज शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस। वो भी अगर बंदा अगर आ जाए है, हम उनके जरिए से उन तक हम पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट जो उनके आसपास के लोग हैं, इफ दे कैन ऑल्सो हेल्प हिम इन सम वे, कई बार उनको ऐसे अकेले छोड़ने से भी मदद हो सकती है। तो वो भी अगर करने से क्या बेहतर होगा, वो भी देखना पड़ेगा हमको। थैंक यू। ओके, ओके, श्योर। सरिता दी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस सेशन के बारे में? Yeah. Thank you, Anita and Dr. Ali Khwaja and Dr. M.S. Purnima Ganeshan ji. It was a nice session. Though even I have studied little bit of psychology, I understand a lot of child psychology and women psychology, and it's always good. Like people go through all this situation. So more, it was nice what all you have said. Ki how you should tackle a patient and how should bring them. So, in that way, I have a small suggestion or a question. Sometimes if patient doesn't want to go, we can take it in a reverse way. Like we should tell him, ki, I am not feeling well. I want to go to the doctor. Right. Will you help me to come out with it? Is Yes. this the right way to bring the patient with us? And unknowingly, the patient is getting treated. He doesn't know. But the right person is bringing in that way, ki, मुझे treat होना है. Yes. Is it a right way? If it works, good. But one thing is there, that if that patient knows that he has been, जैसे कि उसकी खिल्ली उड़ाई गई, यानी कि वैसे ही हो गया ना, and now from now I cannot trust these people. At no point of time the trust should be broken. We have to keep that in mind. And Okay. such things are a little delicate, so we and sensitive. We just have to keep that. कई बार होता है, हम कहते हैं कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं तुम करियर के लिए आ जाओ, लेकिन एक्चुअली वो किसी और चीज के लिए आने के बाद वो कहते हैं ना, मुझे पता है मेरी मम्मी ने इसीलिए बोला है, तो वो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। एक बार इफ द ट्रस्ट इज ब्रोकन, then it becomes all the more difficult for help to reach out to that person. Just that we have to keep in mind. That's it. And one more thing, sorry, but they have asked me to say about the session. It's a part of the session, or like, is it possible sometime calling the counselor home as a friend? They may be coming as a doctor and treatment, but we call them as a friend and sit as a friendly, so the person won't be knowing what's going on. Is this that way also good? Yeah, see, what happens is that we can try that out. If it is somebody known to you, known counselor, so that they can come and speak to the person and through that make a gateway, that also works. But if it is somebody totally unknown and you are trying to do it, then avoid it. Because genuineness and truthfulness, if it prevails, it works better. And I would say that a known person, if they come and speak, then it works well. And Okay. anyhow, it was very nice. And the last thing, as you said, the parents has to also be more involved in the session where the children's or parents should not go through this. So this is always true because of the branding, this, that. And parents should never talk to the children, which we feel, ki, oh, he is a child, he won't hear. But childhood is the main time where the brain captures everything. Yes. So this is more to understand for our parents than the child. And it was a nice session. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Have a lovely day ahead to each Thank one you. of you. Yeah. Bye. Last 1 minute. Thank you.
Thank you to everyone. Thank you Dr. Ali, Dr. पूर्णिमा जी, एंड हमारे नेशनल से आई हुई सरिता दी, रेणु दी, समिति अध्यक्ष, और जितने भी हमारे बाहर से जुड़े हैं इस सेशन को सुनने के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद श्रीधर का, जिन्होंने आज जूम मीटिंग का संचालन किया। थैंक यू श्रीधर। और जिन्होंने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे उसके लिए स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से डाउट्स ज्यादा क्लियर होते हैं और टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने जितना भी बताया, अली ने और आपने, उससे यहाँ पर उपस्थित सभी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। जिस उद्देश्य से हम आज यहाँ जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उद्देश्य में सफलता मिलेगी। मैं एक सेकेंड कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर सॉरी, जरूर। एक सेकेंड। हाँ, आप म्यूट पर हैं दी, आप म्यूट पर हैं दी। हाँ सॉरी, हाँ, अभी तो मैं अनम्यूट हूँ। इज दैट ओके? सुन रहे हैं? हाँ, तो सॉरी, मैंने जो सेशन सुना, मैं एक चीज बस शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 वेल ग्रोन चिल्ड्रन। तो मैं कल इतना शेयर करूंगी कि आज की जनरेशन फिर भी दे आर मच अवेयर ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम काउंसलिंग, फ्रॉम काउंसलर्स, या मेंटल हेल्थ के लिए वो जागरूक है, वो हेल्प लेना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही ना बहुत रिग्रेसिव है। हमारी थॉट शायद और गलत है कि अरे तुमको क्या हो गया जो काउंसलर के पास जाना है, इज एनीथिंग रॉन्ग, तुम मुझे बताओ, मैं हेल्प करती हूँ, या पापा हेल्प करते हैं, या घर में किसी से पूछो, बहन से डिस्कस करो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि इन्होंने बताया, पूर्णिमा जी ने, जैसे डायबिटीज होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और कोई शिकायत होती है तो वी आर मोर, हम लोग को ज्यादा हेजिटेंस है, हम किसी से शेयर करने में डरते हैं कि मेरे बच्चे के लिए हम शायद काउंसलर के पास गए, क्योंकि ऐसा होता है अरे आपके बच्चे को क्या हुआ। लेकिन जब मैंने फेस किया है, खुद ने भी फेस किया है, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो लोग भी यंग यंग मतलब 20 and 30 के अबव जिनके बच्चे हैं, या मे बी 15 to 25, उसमें से 50% पेरेंट्स ये जानते हैं और उन्होंने फेस किया है। कोई एडमिट करना चाहता है, कोई नहीं। मैंने अपने फ्रेंड्स में बहुतों को एकदम ओपनली बताया कि हाँ मेरे बच्चे कभी एंशियस थे, और उन्होंने काउंसलिंग की है और उन्होंने हेल्प ली है, एंड दे आर नॉट अशेम्ड या हेजिटेंट अबाउट इट। और मैं उनको भी बोलती हूँ कि प्लीज गो अहेड, सबसे पहले बोलती हूँ कि काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि हम लोग को पेरेंट्स को अवेयर होना ज्यादा जरूरी है। यस पूर्णिमा जी, आई थिंक यू आर म्यूटेड, यू कैन टेल समथिंग। या you unmute yourself, Purnima ji. I wanted to tell you that actually we have to get into a career webinar now. So I will have to take your leave, and I will leave you in the hands of others for you to have this conversation. Okay? Thank you so much. And anything we are here, please don't hesitate to get back to us. इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि बंजारा से मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑलरेडी हेल्प ली हुई है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि शायद उन्होंने लीव किया क्योंकि उनका नेक्स्ट सेशन है इमीडिएटली, इसलिए मैंने 4 to 5 का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने बोला मेरा 4 o'clock दूसरा सेशन है, तो 3 to 4 करके उन्होंने एग्जिट किया। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं अपना शेयर कर रही हूँ जो भी यहाँ पेरेंट्स हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इसीलिए मैं एक बात पूछ, मैं और एक आधी मिनट और लूंगी। मैंने अपनी बेटी को पूछा कि यार तुम लोग हर चीज में काउंसलर ये वो, व्हाई डू यू नीड? तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि मम्मा डोंट पोस्टपोन एनी स्मॉल थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग टू यू आल्सो। इफ यू गेटिंग बॉदर्ड, आपको कुछ लग रहा है कि इससे परेशानी है, कोई स्टाफ से परेशानी है, कोई अंडरस्टैंडिंग किसी रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम है, अगर कंटिन्यूअस है, यू शुड गो एंड काउंसिल, टेक काउंसलिंग। इससे आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उन्होंने मुझे यही बोला बच्चों ने कि आप लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी पोस्टपोन करते हो और मेंटल को भी पोस्टपोन करते हो, तो डोंट हमको मत बोलिए कि पोस्टपोन करने, वी विल गो एंड टेक द हेल्प। एकदम सो वी शुड, तो ये पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि हेल्प लेना मेंटल हेल्थ या एंजाइटी के लिए इज नॉट अ बैड थिंग। ये मैंने बहुत लेटली जाना है, और कोई भी अब मुझसे शेयर करता है ना कि मेरे बच्चा ऐसा है वैसे, तो मैं फर्स्ट बोलती हूँ कि प्लीज गो एंड टेक हेल्प, उसको पोस्टपोन मत करिए। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। आज का टाइम यही है एक्चुअली, यही बात हम सबसे बोलना चाहते हैं
कि जैसे हमारा सिर दुखता है तो हम तुरंत बोलते हैं कि मेरा हेडेक हो रहा है, बुखार हो रहा है तो तुरंत बोलते हैं डॉक्टर के जाएंगे। लेकिन जब बोलते हैं कि हमारा मन ठीक नहीं है या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट रेडी टू टॉक, तो उस समय हम क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग टू मी, व्हाई वी हेजिटेट। उसी के लिए काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है और अरे काउंसलिंग से बस बस काफी दीदी का जीवन सामान सुधर रखो जाते वापस। हैं। थैंक यू सो मच दी शेयरिंग ऑनेस्टली टू एवरीवन, बहुत अच्छा। क्योंकि थैंक यू। अपनी भावना शेयर करने से शायद दूसरों को भी एक हिम्मत आती है कि यस दिस इज पार्ट ऑफ हाँ लाइफ, एग्जैक्टली पार्ट ऑफ समय की एग्जैक्टली। मांग है, ये समय की मांग समय है, की एक मांग। दूसरे से शेयरिंग करना समय की मांग है। यस थैंक यू, मुझे भी निकलना है तो इसीलिए थैंक आप यू, बहुत जुड़े अच्छा इसके लिए सेशन थैंक था। यू। नहीं मैं थैंक सुन यू रही थी बहुत देर से बट एक्टिव, तो इसलिए मुझे 5 मिनट मिला जब, तो मैंने कहा अब मैं शेयर कर ही लेती हूँ। थैंक यू तो सो प्लीज मच दी। एनकरेज योर चिल्ड्रन टू टेक काउंसलिंग प्लीज, यस इफ दे यस नीड। यस बाय। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू Thank you, एवरीवन। Anita. यस थैंक यू एवरीवन, होप एवरीवन लाइक इट। अगर किसी को अपना यस, कुछ शेयर करना है तो आई एम देयर स्टिल फॉर 5 more minutes। जैसे नहीं रेणु बहुत दी ने अच्छा लगा अपना अनीता, शेयर किया वैसे आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहें तो वी आर देयर। बहुत अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। एकदम नया टॉपिक था, कुछ हटके था। वेरी गुड, थैंक यू अरुणा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेक्शन था, एक्चुअली बहुत में इस कुछ। जमाने में हेल्थ और हम लोग मतलब इसको बहुत अवॉइड करते, ठीक है ना, सब हो जाएगा ठीक, हाँ वो नहीं होता लेकिन नहीं होता है, एकदम नहीं, सही, एकदम सही। सेम बस वही है कि कुछ जब हमको कुछ ऐसा हमारे लगे हाथों तो में नहीं हमको है, ये प्लीज हेल्प। नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जैसे आज हम डायबिटीज की अगर टेबलेट नहीं लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद क्या होती है, वो प्रॉब्लम वर्स्ट हो जाती है। तो सेम चीज मेंटल हेल्थ के अंदर है कि अगर हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं और उस पे अगर हम वर्क नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे, एक दिन में डिप्रेशन नहीं आता है। नहीं डिप्रेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये धीरे धीरे शुरू होता है, बहुत स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। डिप्रेशन तो बहुत हाई लेवल का एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो शुरुआत उसकी बहुत एक बीज से होती है और बहुत लंबा टाइम तक हम अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं, तब जाके वो डिप्रेशन में बदलता है। तो ये वही वाली सिचुएशन है कि हमने एक मतलब इसकी दवाई नहीं खाई बीपी की 1 महीना, तो क्या रिजल्ट होगा। वही चीज है कि मेंटल हेल्थ को अगर हमने इग्नोर किया तो उसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्या होगा, उसके बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। वही मेन चीज है ना, तो एक्चुअली इसके लिए ओपनली बात मेंटल करिए, मेंटल हेल्थ को लोग एक मतलब यक्की समझते हैं कि नहीं, ये हाँ बहुत वैसा है, हम इसको एक साइड रखे, हाँ मतलब वो डॉक्टर को मैं जाना यानी मैं पागल हो गई हूँ, बस सीधा हाँ, पागल हो गई हूँ। उस छुपाते मतलब हैं। हाई हाई स्टैंडर्ड में पहुंचा देगी, तू पागल हो गई, तू जा डॉक्टर के पास। प्लस एक जनरल वैसे क्या ही है। होता है जब हम बोलते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, अगर हमारी अंदर से हम मन ठीक भी नहीं है तो भी हम सबको जनरल आंसर क्या देते हैं, आई एम फाइन। लेकिन हर समय हम फाइन नहीं होते हैं, फिर एकदम भी हम सही। सबको बोलते हैं आई एम फाइन, लेकिन नहीं, जो रियलिटी होती है वो हम नहीं बोल पाते हैं हर जगह पे। तो दैट इज व्हाट। अच्छा लगा, काफी वेरी ठीक से नाइस, सुना। वेरी नाइस सेक्शन, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, थैंक यू। सबसे बहुत अच्छा था अच्छा। आप सब जुड़े, आपका धन्यवाद सबके लिए। मेन आप चीज तो वही है। आपने आपने रखा, हम हम लोगों तभी तो को आए। आपने हम लोगों को जुड़वाया, वाया, उसके लिए धन्यवाद। वही, धन्यवाद। थैंक यू अब अनीता अपने दीदी, सरिता दीदी, सबका बहुत थैंक बहुत यू। आज थैंक। आशा ओ भी आई है। आशा, क्या बात है, आशा जग गई हमारी, अब नई नई आशाएं और बढ़ती जाएंगी। चलो जी, बाय 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 थैंक यू बाय। एवरीवन, चलो थैंक लेट्स यू। वाइंड अप। थैंक यू श्रीधर।